नमस्कार, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति लेकर आए, यही प्रार्थना है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की बड़ी और अहम खबरें। पीएम मोदी ने इस बार गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा कि मैं नौसेना कर्मियों के बीच दिवाली मनाकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने विमान वाहक पोत पर रात बिताने का अनुभव साझा किया और जवानों के समर्पण की सराहना करते हुए इसे विशेष बताया। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 38 विधायकों में से 37 के टिकट काट दिए हैं। इस फेरबदल की गाज उन 3 विधायकों पर भी गिरी है जो ओवैसी की पार्टी AIMIM से जीतकर आरजेडी में शामिल हुए थे। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार राजधानी में औसत AQI 350 के पार पहुंच गया है। ये गंभीर स्थिति है। लगातार बढ़ते AQI के बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 के तहत प्रदूषण रोधी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के बाद क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश भी करा सकती है। और खबरें अनकही में आज बिहार के स्टेक होल्डर्स की सीरीज में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की गीदड़ भपकी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करारे जवाब की, आपसे सरोकार रखने वाली एक जरूरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत दे दी है, लेकिन ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और परंपरागत पटाखों से कैसे और कितने अलग हैं, इसको आज हम समझेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी भारत के उन शहरों के बारे में जो महंगाई के मामले में कई यूरोपीय शहरों को टक्कर दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 16 अक्टूबर 2025 को जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से नामांकन भरने पहुंचे तो उनके हाथों में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं बल्कि अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर थी। सफेद कुर्ता पजामा, कंधे पर भगवा गमछा और सीने से लगी दादी की तस्वीर। ये नजारा सिर्फ एक नामांकन का नहीं था, ये एक बड़े संदेश की शुरुआत थी। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। परिवार से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप का कहना है दादी तो सर्वोपरि हैं, उनका आशीर्वाद साथ है तो कोई चुनौती नहीं टिक सकती। तो क्या सच में लालू का परिवार टूट चुका है या फिर ये कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, शुरू से लेकर अब तक का सफर। लालू राबड़ी के बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव पर हमेशा से ही उम्मीदों का बोझ रहा। 2015 में महुआ सीट से पहली बार विधायक चुने गए और सीधे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन गए। उस समय उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया था। 2020 के चुनाव में तेज प्रताप ने अपनी सीट बदली और हसनपुर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2022 में जब नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में आए तो तेज प्रताप को फिर से मंत्री बनाया गया, इस बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के तौर पर। मंत्री के रूप में तेज प्रताप का कार्यकाल हमेशा विवादों में रहा, काम के लिए नहीं, अजीबोगरीब वजहों से। उनके अनोखे अंदाज और कभी कभी अजीब हरकतों से लालू परिवार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। अब बात करते हैं उन वायरल वीडियोस और बयानों की जिनके लिए तेज प्रताप जाने जाते हैं। तेज प्रताप ने खुद को हमेशा भगवान कृष्ण का परम भक्त बताया है। सबसे मजेदार बात यह है कि तेज प्रताप का जेनजी और युवाओं पर अलग ही प्रभाव है। कभी वो सपने में कृष्ण को देखने का दावा करते हैं और सोशल मीडिया पर महाभारत जो धारावाहिक था उसकी क्लिप शेयर करते हैं। युवा उन्हें मीम मटेरियल की तरह देखते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इनकी सादगी और अलग अंदाज को भी पसंद करता है। कभी जन्माष्टमी पर चप्पल पहनकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो वीडियो वायरल हो जाता है। 2025 में जब तेज प्रताप ने एक गरीब शख्स को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया, बिल्कुल अपने पिता लालू की तरह, तो युवाओं में यह वीडियो जमकर शेयर हुआ। कभी वो धान की रुपाई करते नजर आए तो कभी जलेबी बनाते दिखे। उनका फेमस डायलॉग, हुकूमत दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वो यादव हम हैं,
यह भी सोशल मीडिया पर मीम बनकर वायरल होता रहा है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर तेज प्रताप की हरकतें युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने तेज प्रताप की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मई 2025 में सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें उनकी अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ तस्वीरें थीं। पोस्ट में दावा किया गया कि तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में हैं। पहले तो तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन बाद में जून 2025 में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने खुद कबूल कर लिया, हाँ वो पोस्ट मैंने ही की थी और फिर डिलीट भी की थी। उन्होंने साफ साफ कहा, प्यार किया तो किया, इसमें कोई गलती नहीं है। इससे लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज हो गए। उन्हें लगा कि चुनावी साल में तेज प्रताप की हरकतें आरजेडी और तेजस्वी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर 26 मई 2025 को लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को राष्ट्रीय जनता दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। न केवल पार्टी से बल्कि परिवार से भी संबंध तोड़ लिए गए। लेकिन क्या सिर्फ अनुष्का वाला मामला ही कारण था? नहीं, लालू परिवार में फूट की जड़ें बहुत गहरी हैं। असली मुद्दा है संजय यादव। तेजस्वी के करीबी दोस्त संजय यादव को आरजेडी में दी जा रही अहमियत तेज प्रताप को पसंद नहीं आई। परिवार के कई सदस्य इससे नाराज चल रहे हैं। तेज प्रताप ने अगस्त 2025 में एक बड़ा बयान दिया था, 5 परिवारों ने मिलकर मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश रची है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप को बर्बाद करना चाहते हैं। तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य भी नाराज हैं और उन्होंने भी पार्टी और परिवार को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने तेज प्रताप को शुभकामनाएं भी दी और लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिले भाई। परिवार और पार्टी से बाहर होने के बाद 25 सितंबर 2025 को तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान कर दिया। खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा गया और सबसे बड़ी बात, पार्टी के पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। पोस्टर में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें हैं, लेकिन माता पिता लालू राबड़ी नहीं है। जब मीडिया ने पूछा तो तेज प्रताप ने साफ जवाब दिया, लालू यादव और राबड़ी देवी आरजेडी में हैं। मेरी पार्टी का संविधान दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। परिवार और राजनीति अलग अलग है। तेज प्रताप ने गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाकर कहा, अब आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। 13 अक्टूबर 2025 को तेज प्रताप ने बड़ा ऐलान किया। जनशक्ति जनता दल से 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। और फिर 16 अक्टूबर को वो दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब तेज प्रताप दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन करने पहुंचे। नामांकन से पहले वो अपनी मां राबड़ी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेकर गए। ये हमारी दादी, इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। समझिए कैसे। महुआ सीट वैशाली जिले में है जो तेजस्वी के राघोपुर इलाके के बिल्कुल नजदीक है। 2015 में तेज प्रताप आरजेडी के टिकट पर यहां से विधायक चुने गए थे और उस समय तेजस्वी राघोपुर से थे। दोनों भाइयों ने साथ में वैशाली से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। अब आरजेडी ने महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है, यानी तेज प्रताप सीधे अपने भाई की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तेज प्रताप वाकई तेजस्वी के लिए खतरा बन सकते हैं? देखिए, युवा वोटर्स में तेज प्रताप का अलग ही फैन बेस है। उनके वायरल वीडियो, मीम्स और अलग अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, जबकि तेजस्वी को एक सीरियस नेता के तौर पर देखा जाता है। तेज प्रताप को लोग अपने जैसा मानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट पर इसका ट्रेलर देखा जा चुका है। तेज प्रताप ने अपने करीबी चंद्र प्रकाश को निर्दलीय उतरवा दिया था और उन्हें 7,755 वोट मिले। नतीजा, आरजेडी का उम्मीदवार जेडीयू प्रत्याशी से सिर्फ 10,751 वोटों से हार गया, यानी तेज प्रताप की वजह से सीट आरजेडी के हाथ से निकल गई। तेज प्रताप लालू यादव के बेटे हैं। यादव वोट बैंक में अगर कुछ हजार वोट भी उनकी तरफ चले गए तो खेल बदल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मार्जिन कम है।
तेज प्रताप ने कहा है, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनाने हैं। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये सब लालू की कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लालू इतने चालाक हैं कि हो सकता है ये सब पहले से प्लान किया हो। तेज प्रताप अलग पार्टी से लड़े, यादव वोट का एक हिस्सा उनकी तरफ चला जाए और बाद में चुनाव के बाद फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप ने गीता की कसम खाकर कहा कि आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा, जिस तरह दादी की तस्वीर लेकर भावनाओं का सहारा लिया है, उससे तो अभी फिलहाल ये फूट असली ही दिलकती है। तेज प्रताप का कहना है, आखिरी सांस तक जनता के लिए लड़ूंगा। दादी मरछिया देवी की तस्वीर के साथ नामांकन करना भी इस बात का सबूत है कि वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये थी बिहार चुनाव के नए स्टेक होल्डर तेज प्रताप यादव की पूरी कहानी। एक ऐसा नेता जो अपने निराले अंदाज के लिए जाना जाता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, जिसका जेनजी पर अलग प्रभाव है और जिसे परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। इस बार का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। लालू परिवार में ये भाई भाई की लड़ाई क्या नतीजा लाएगी, ये देखना होगा। क्या तेज प्रताप महुआ से दोबारा जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या वो तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे, या फिर ये सब लालू की कोई बड़ी चाल है और हर हाल में जीत उनकी होगी? समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। आपकी क्या राय है, तेज प्रताप जीतेंगे या हारेंगे? हर बार भारत से बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान फिर से गीदड़ भभकी दे रहा है। 18 अक्टूबर को मौका था सेना की परेड का, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर फिर से भारत को परमाणु हमले की धमकी देने लगे। लेकिन यह धमकी इस बार जरा अजीब है, क्योंकि जनरल मुनीर अभी तालिबान के हाथों इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीमा पर उनकी सेना के पसीने छूट गए हैं। ऐसे में वो भारत को धमका रहे हैं। इसी दिन लखनऊ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है और ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। अब आज की तस्वीर समझिए, 2 रणभूमि 2 परिणाम। एक तरफ पाकिस्तान है जो तालिबान के हाथों पिट रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जनरल मुनीर को याद दिला चुका है कि असली ताकत किसके पास है। शनिवार को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री एकेडमी में मुनीर ने भाषण दिया। ये वही एबटाबाद है जहां कभी उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। तो वहां खड़े होकर मुनीर ने कहा कि भारत की छोटी सी उकसावे की कार्रवाई पर भी पाकिस्तान उम्मीद से परे जवाब देगा। न्यूक्लियर हथियारों के दौर में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। अब सवाल यह है कि ये धमकी क्यों? असल में अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। पहले 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कांधार के स्पिन बुलढक पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 12 नागरिक मारे गए। फिर 17 अक्टूबर को तालिबान ने पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में जवाबी हमला किया। इस अटैक में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए। यह हमला सीजफायर के ठीक पहले हुआ था। 48 घंटे का सीजफायर खत्म होते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका प्रांत के उर्गुन और बरमल जिलों को निशाना बनाया। हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 क्लब क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ तालिबान का दावा है कि उसने डुरैंड लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रखा है। यानी पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की सीमा पर बुरी तरह फंसी हुई है। और इस हार को छुपाने के लिए मुनीर क्या कर रहे हैं? वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान तालिबान से हो रही पिटाई से हट जाए। अब बात उस घटना की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने का आरोप लगाया और फिर 7 मई 2025 की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन 7 से 10 मई तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। लेकिन भारत की असली ताकत दिखी 10 मई को। उस दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में
ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया तो भारत ने उसी दिन अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के 3 वायुसेना अड्डों नूर खान, रफीकी और मुरीद को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस 4 दिन के संघर्ष में भारत का पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और 10 मई को पाकिस्तान को युद्ध विराम पर राजी होना पड़ा। यह था भारत की ताकत का असली प्रदर्शन और राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही कहा, यह तो बस ट्रेलर था। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने पाकिस्तान को थर्रा दिया, ब्रह्मोस। भारत की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधती है। इसकी गति, सटीकता और शक्ति का संयोजन इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल प्रणालियों में शामिल करता है और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी ताकत साबित भी कर दी। 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ की फैक्ट्री में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की रीढ़ बन चुका है। यह ब्रह्मोस सबसे खास बात, ये मिसाइल अब मेड इन इंडिया है। पहले ये भारत रूस का संयुक्त उद्यम था, लेकिन अब पूरी तरह भारत में बन रही है। लखनऊ की फैक्ट्री हर साल 100 मिसाइल सिस्टम बनाएगी और ये सिर्फ शुरुआत है। फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। पिछले 1 महीने में ब्रह्मोस टीम ने इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ करीब 4000 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। लखनऊ की यह फैक्ट्री 200 एकड़ में फैली है और 380 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी। क्या कहा, सुनिए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने अब समझिए मुनीर की असली रणनीति क्या है। जानकारों का कहना है कि मुनीर का भारत विरोधी बयान आंतरिक झटकों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। दरअसल पाकिस्तान अभी कई मोर्चों पर परेशान है। एक तरफ तालिबान लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक हालत बेहद खराब है और तीसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत पाकिस्तान को डरा रही है। इससे पहले भी मुनीर ऐसी धमकियां दे चुके हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने अमेरिका में कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आता है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। भारत ने इस बयान को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की सेना का इतिहास आतंकवादी ग्रुप से संबंध रखने का रहा है। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर गहरी चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत विरोधी बयान पाकिस्तान की जनता और कट्टरपंथी गुटों को एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के सामने नाकाम हो रही है और इस हार को छुपाने के लिए मुनीर भारत का नाम ले रहे हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले ही साफ कर चुका है, आतंकी ढांचे हों या सैन्य ठिकाने, जवाब तेज, सटीक और असरदार होगा। राजनाथ सिंह का संदेश याद रखिए, पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। मुनीर साहब, बयानबाजी से ना हालात बदलते हैं ना भूगोल, इनको सिर्फ रणनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक बदलती है। तालिबान से उठती धूल में भारत का नाम लेकर धुआं करना आसान है, लेकिन जवाब किसे कहते हैं ये आप मई 2025 में देख चुके हैं। इसलिए हमें धमकी देने से कुछ नहीं होगा। पहले तालिबान से निपटिए, भारत से पंगा लेने की हैसियत अभी पाकिस्तान की है नहीं। दियों की रोशनी, रंगोली की सजावट, मिठाइयों की मिठास और आसमान में छूटते पटाखों की आवाज, यही तो है दिवाली की असली रौनक। और दिल्ली वालों को ये रौनक लौटाई है सुप्रीम कोर्ट ने।
14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए खास फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे पटाखे सिर्फ 20-21 अक्टूबर को फोड़े जा सकते हैं, वो भी रात 8 बजे से 10 बजे तक। कोर्ट ने साफ कहा कि त्योहार मनाना और पर्यावरण की रक्षा करना दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और ये बात हम सबको समझनी होगी। पिछले साल तो दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा था, लेकिन इस साल कोर्ट ने माना कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से लोग छुपकर और ज्यादा खतरनाक पटाखे फोड़ने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और सामान्य पटाखों से कैसे अलग हैं। ग्रीन पटाखे नाम सुनकर लगता है जैसे पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। सच तो यह है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण फैलाते हैं, बस थोड़ा कम। ये खास तरह के पटाखे होते हैं जो सामान्य पटाखों के मुकाबले कुछ कम प्रदूषण करते हैं। इन्हें CSIR नीरी यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से कितने अलग हैं। पहला फर्क है केमिकल कॉम्पोजिशन में। सामान्य पटाखों में सल्फर नाइट्रेट्स और मेटल्स होते हैं जो जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों में ये खतरनाक तत्व बेहद कम मात्रा में होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है प्रदूषण। सामान्य पटाखे PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कण बहुत ज्यादा मात्रा में हवा में फैलाते हैं, जो स्मॉग और सांस की बीमारियों का कारण बनते हैं, जबकि ग्रीन पटाखे इन कणों को 30 से 40% तक कम छोड़ते हैं। तीसरा अंतर है आवाज का। सामान्य पटाखों की आवाज 160 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जबकि ग्रीन पटाखों को 125 डेसिबल के अंदर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों को सुपर सेफ या पूरी तरह हानि रहित नहीं कहा जा सकता। 30 से 40% की कमी सिर्फ उन पुराने पटाखों की तुलना में है जो बेहद ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे। अब आती है सबसे जरूरी बात, बाजार में नकली ग्रीन पटाखे भी बिक रहे हैं, तो असली की पहचान कैसे करें। पहली बात, पैकेट पर देखें CSIR नीरी का हरा लोगो। हर असली ग्रीन पटाखे के पैकेट पर यह हरे रंग का लोगो साफ साफ छपा होना चाहिए। दूसरी अहम बात, QR कोड। हर पैकेट पर एक QR कोड होता है जिसे आप अपने मोबाइल कैमरे या CSIR नीरी ग्रीन क्रैकर वेरिफिकेशन ऐप से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पर आपको पटाखे की पूरी जानकारी मिलेगी, किन केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रदूषण का लेवल क्या है। अगर QR कोड काम नहीं कर रहा या कोई दूसरी वेबसाइट खुल रही है तो समझ लीजिए कि वो पटाखा नकली हो सकता है। तीसरी बात, पैकेजिंग देखें। असली ग्रीन पटाखों पर साफ साफ ग्रीन क्रैकर या नीरी अप्रूव्ड लिखा होता है। साथ ही मैन्युफैक्चरर का नाम, वजन और बैच नंबर भी दिया होता है। और हाँ, हमेशा लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीदें और उसका बिल जरूर लें। अगर कोई नकली या सामान्य पटाखे बेचता या फोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई दुकानदार नकली ग्रीन पटाखे बेचता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई नॉन ग्रीन पटाखे फोड़ता है तो 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली NCR के अंदर बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जा सकता और अगर नकली पटाखे पकड़े गए तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर पटाखों की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। बाजार में देखा जा रहा है कि लोगों में ग्रीन पटाखों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि 100 में से लगभग 70 लोग खास तौर पर ग्रीन पटाखे ही मांग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कीमत की। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इनको बनाने में ज्यादा खर्च आता है। खरीदारों का कहना है कि अगर सरकार ग्रीन पटाखों पर सब्सिडी दे और इनकी कीमत कम करे तो ये और ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण में जीने के अधिकार के खिलाफ जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। और याद रखें, ग्रीन पटाखे प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बस कम करते हैं। ये एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है पर्यावरण की रक्षा की दिशा में। आप जब भी पटाखे खरीदें तो CSIR नीरी का लोगो और QR कोड जरूर चेक करें। समय का भी ध्यान रखें, सिर्फ 20 और 21 अक्टूबर की रात को रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ें।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड 14 से 21 अक्टूबर तक हवा और पानी की गुणवत्ता पर नजर रख रहे हैं और इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आखिर में असली खुशी तो इसी में है कि हम अपने त्योहार इस तरह मनाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा और सुंदर पर्यावरण बचा रहे। इसलिए दिवाली पर दिए तो जलाएं, लेकिन आसमान को धुएं से धुंधला ना करें। शुभ दीपावली। और खबरें अनकही में अब बात करते हैं महंगे शहरों की। हाल ही में एक रूसी महिला की सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यूलिया असलमोवा नाम की महिला बेंगलुरु में पिछले 11 साल से रह रही हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अब बेंगलुरु में रहना स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों जितना महंगा हो गया है। यूलिया की यह पोस्ट वायरल हो चुकी है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। क्या सच में भारतीय शहर इतने महंगे हो गए हैं? यूलिया ने बताया कि 3 लोगों के परिवार को बेंगलुरु में आरामदायक जिंदगी जीने के लिए हर महीने कम से कम 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो सिर्फ घर के काम के लिए स्टाफ को 45,000 रुपए हर महीने देती हैं। इस पर लोगों ने कमेंट में पूछा, बहन क्या ताज होटल में रहती हो? चलिए पहले यूलिया के खर्चों को विस्तार से समझते हैं। उन्होंने जो आंकड़े शेयर किए वो कुछ इस तरह है। फ्लैट का किराया महीने का 1,25,000 रुपए, बच्चे की स्कूल फीस 30,000 रुपए महीना, खाना और घरेलू सामान के लिए 75,000 रुपए, घर के स्टाफ जैसे मेड और ड्राइवर के लिए 45,000 रुपए, हेल्थ और फिटनेस के लिए 30,000 रुपए और पेट्रोल के लिए 5,000 रुपए। कमाल की बात है, पेट्रोल में इनके सबसे कम पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर महीने का खर्चा पहुंचता है 3,10,000 रुपए। यूलिया ने लिखा, मुझे याद है जब 11 साल पहले मैं पहली बार बेंगलुरु आई थी, तब प्राइम लोकेशन के पास एक अच्छी सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट सिर्फ 25,000 रुपए में किराए पर मिल जाता था। एयरपोर्ट तक कैब का किराया भी सिर्फ 700 रुपए था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बेंगलुरु ही इतना महंगा हुआ है? जवाब है नहीं। भारत के तमाम बड़े शहर अब यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और पुणे जैसे शहरों में रहना अब मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। मालाबार हिल, बांद्रा और साउथ मुंबई जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट से भी ज्यादा हो गई है। मीडियम स्पेस के अपार्टमेंट का किराया महीने में कई लाख रुपए तक पहुंच जाता है। अब चलिए मुंबई की तुलना लंदन से करते हैं। लंदन जो कि यूरोप के सबसे महंगे शहरों में से एक है। एक रिसर्च के अनुसार लंदन में रहने का खर्च मुंबई से लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा है, लेकिन यहाँ सैलरी भी उसी रेशियो में ज्यादा होती है। मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट का किराया शहर के बीच में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच होता है। वहीं लंदन में एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया 1500 से 2,000 पाउंड यानी करीब 1,73,000 रुपए से 2,30,000 रुपए महीना होता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सैलरी के अनुपात में देखें तो मुंबई में एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी आय का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ किराए में खर्च कर देता है, जबकि लंदन में ये रेशियो 30 से 35% के आसपास रहता है। दिल्ली NCR का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। साउथ दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम पिछले 2-3 साल में 12 से 15% बढ़ गए हैं। एक परिवार को स्कूल फीस, प्राइवेट हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल की चीजों के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। गुरुग्राम में रहने का खर्च अब बेंगलुरु से भी ज्यादा माना जाता है। यूलिया ने भी अपनी पोस्ट में इसका जिक्र किया था कि उन्होंने सुना है गुरुग्राम और मुंबई में खर्च बेंगलुरु से भी ज्यादा है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या भारतीय शहर सचमुच यूरोप से ज्यादा महंगे हैं? तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है। अगर हम पूरी रकम की बात करें तो यूरोप के शहर अब भी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन अगर परचेजिंग पावर और सैलरी के रेशियो में देखें तो भारतीय शहर यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं किराए की। पुणे की तुलना अगर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से करें तो लिस्बन में किराया पुणे से लगभग 98% ज्यादा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुणे में काम करने वाले लोगों की सैलरी लिस्बन की तुलना में बेहद कम है। यूलिया की पोस्ट के हिसाब से बेंगलुरु और गुरुग्राम की तुलना करें तो गुरुग्राम में किराया बेंगलुरु से लगभग 7% कम है, लेकिन रेस्तरां और खाने पीने का खर्च 20% ज्यादा है। यूलिया ने अपनी पोस्ट में एक बहुत अहम बात कही, ये सब लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। जी हाँ,
वो बेंगलुरु में महीने का 2.5 लाख रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन बहुत से लोग 1 लाख रुपए में भी आराम से रह लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं तो किराया कम हो सकता है। अगर आप घर का खाना ज्यादा खाते हैं और बाहर कम जाते हैं तो खाने का खर्च भी कम हो सकता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च कम हो जाता है। यूरोप में भी कई ऐसे देश हैं जो भारतीय शहरों से सस्ते या बराबर हैं। स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों में रहने का खर्च बेंगलुरु, मुंबई या गुरुग्राम के बराबर ही है। यूलिया ने भी अपनी पोस्ट में इन्हीं देशों का जिक्र किया था। 2025 की दूसरी तिमाही में यूरोप में किराए की कीमतों में सिर्फ 0.7% बढ़त हुई थी, जो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत कम है। स्पेन के वैलेंसिया और मैड्रिड में किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है, जहां एक औसत कमरे का किराया करीब 50,000 रुपए महीना है। अब बात भारत के उन शहरों की जो अब भी सस्ते हैं। कोयम्बटूर भारत का सबसे सस्ता शहर है। इसके बाद लखनऊ, इंदौर, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों का नंबर आता है। इन शहरों में रहने का खर्च अब भी बहुत कम है। भारतीय शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। बेंगलुरु को लंबे समय से भारत का टेक और स्टार्टअप हब माना जाता है, जिसके कारण यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई के प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना अब सपने जैसा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भी साउथ दिल्ली और गुरुग्राम के प्राइम जोन में प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूलिया की पोस्ट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। एक यूजर ने लिखा, हाउस हेल्प के लिए 45,000 रुपए, आप सच में ज्यादा भुगतान कर रही हैं और ये स्थानीय लोगों के लिए समस्या होगी। दूसरे ने कहा, बेंगलुरु में 20 से ज्यादा सालों से रहते हुए मैंने कभी एक महीने में इतना खर्च नहीं किया है। वहीं कुछ लोगों ने यूलिया की बात से सहमति जताई। एक यूजर ने लिखा, हाँ ये सच है, गुरुग्राम में रहने का खर्च बेंगलुरु के बराबर या उससे भी ज्यादा है, लेकिन एक बड़ा फायदा यहाँ की बेहतर सड़कें हैं। एक और यूजर ने कमेंट किया, ये हकीकत में नेदरलैंड में चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर है और कभी कभी उससे भी ज्यादा महंगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय शहर अफोर्डेबल हैं? जवाब है नहीं। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को आमतौर पर ईएमआई और घरेलू आय के अनुपात से मापा जाता है। अगर ये अनुपात 40% से कम है तो इसे अफोर्डेबल माना जाता है और 50% से ज्यादा होने पर इसे मिडिल क्लास के लिए महंगा माना जाता है। भारत के टियर 1 शहरों में अधिकांश लोगों के लिए यह अनुपात 50% से ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की है, जिससे होम लोन की ईएमआई कुछ कम हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि ये राहत ना के बराबर है। हालांकि इतना महंगा होने के बावजूद यूलिया बेंगलुरु में रहने से खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं शिकायत नहीं करती, मुझे पैसा कमाना, उसे खर्च करना, जिंदगी का अनुभव लेना और आगे बढ़ना बहुत पसंद है। मैं 2025 में भारत में रहने के लिए बहुत आभारी हूँ। ये एक ऐसा देश है जहाँ अनंत अवसर है। ये बात सही भी है। भारतीय शहर भले ही महंगे हो गए हों, लेकिन यहाँ अवसर भी बहुत है। स्टार्टअप कल्चर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और नई नौकरियां, ये सब भारत को एक आकर्षक देश बनाते हैं। तो नतीजा निकला कि भारत के महानगर अब वाकई महंगे तो बहुत हो गए हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहर यूरोप के स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस जैसे देशों के बराबर या कुछ मामलों में उनसे महंगे हैं। खासकर जब हम सैलरी के रेशियो में देखते हैं तो भारतीय शहर कहीं ज्यादा महंगे लगते हैं। लेकिन ये भी सच है कि लाइफस्टाइल चॉइस बहुत मायने रखती है। अगर आप स्मार्टली खर्च करें तो इन शहरों में भी किफायती जिंदगी जी सकते हैं। और अगर आप करियर ग्रोथ और बेहतर मौकों की तलाश में हैं तो भारतीय मेट्रो सिटीज अब भी बेस्ट ऑप्शंस हैं। यूलिया की वायरल पोस्ट ने एक बार फिर इस बहस को जिंदा कर दिया कि भारतीय शहर कितने महंगे हो गए हैं। और ये बहस जरूरी भी है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप यूलिया की बात से कितने सहमत हैं? आप किस शहर में रहते हैं और वहां पर आप कितना खर्च करते हो, कितनी बचत करते हैं? अगर ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें भी जानने में मजा आएगा। तो खबरें अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते एक खबर जरा हटके। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में एक अनोखा होटल खुला है जो 100 साल तक एक सार्वजनिक शौचालय था। नाम दिया गया द नेटी। इस होटल में सिर्फ 2 कमरे हैं। साल 1895 में बने इस विक्टोरियन युग के पब्लिक टॉयलेट को 2008 में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। 17 साल बाद इसे लग्जरी बुटीक होटल में बदल दिया गया है। ये होटल सेंट गेल्स की सड़क के बीचों बीच जमीन के नीचे बना है। दोनों कमरों में अलग अलग सीढ़ियों से जाना पड़ता है। हर कमरा करीब 30 स्क्वायर मीटर का है। यहाँ कोई रिसेप्शन, रेस्टोरेंट या रूम सर्विस नहीं है, लेकिन मेहमानों के लिए हेल्पलाइन नंबर और मुफ्त वेलकम कॉकटेल मिलता है। एक रात रुकने का खर्च करीब 18,000 रुपए से शुरू होता है।
होटल मैनेजर का कहना है कि ऑक्सफोर्ड में रुकने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ आप शहर की हलचल से दूर अपनी अलग दुनिया महसूस करते हैं।